Welcome to NPS online class. Today we will discuss about chapter 6 of biology. Chapter name is how do organisms reproduce. So there are following topic which we have to cover in this chapter. First topic is reproduction in plants and animal. Second, method of family planning. And the last topic is women health and diseases. सो गेट स्टार्टेड. हमारा इसमें फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस टू प्रोड्यूस फर्टाइल न्यू वन. रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिससे न्यू वन जनरेशन प्रोड्यूस होती है. न्यू वन ऑफ देयर ओन काइंड फॉर द यूनिटी एंड continuity and multiplication of their race by the living organism is called reproduction. In reproduction, various characters are transmitted from parent to the next generation through their genetic material. तो ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस में वेरियस करेक्टर ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. वो भी किससे? जेनेटिक मटेरियल से. और जेनेटिक मटेरियल हमारा जैसे जीन हो गए हैं एंड डीएनए मटेरियल्स. और हेरिडिटरी करेक्टर हमारे कैसे ट्रांसमिट होंगे? इन्हीं जेनेटिक मटेरियल से, लाइक डीएनए, राइबोसोम. ये हमारे जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं. तो इनसे ही पेरेंट करेक्टर ट्रांसमिट होते हैं डॉटर और सन करेक्टर में और नेक्स्ट जनरेशन में. देन सेकेंड पैराग्राफ. It is important to note that the process of reproduction is not essential to any individual in its lifetime, but much of the existence and continuity of species. तो ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्यों इम्पोर्टेंट है लाइफ टाइम में? बिकॉज ऑफ नेक्स्ट जनरेशन और कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़. अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज स्टॉप हो जाएगी. दैट्स वाई सर्वाइवल वहीं ख़त्म हो जाएगा हमारे अर्थ का. दैट्स वाई रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज मोर एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ टाइम. नेक्स्ट, वर्ड सर्वाइवल्स ऑन द अर्थ ओवर द millennia is not the individual organism but the species. The species depend upon the act of reproduction as a vital bridge that spin successive mortal generation. तो देखिए ये जो स्पीसीज़ की जनरेशन है इसमें वेरिएशन की कनेक्टिविटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. जो ये करेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन उसमें भी वेरिएशन आते रहते हैं. न्यू कैरेक्टर्स ऐड होते जाते हैं. किसी भी ह्यूमन में एक इन्वायरमेंटल कैरेक्टर और पेरेंट कैरेक्टर ऐड रहता है. तो वही इन्वायरमेंटल जो कैरेक्टर है वही ट्रांसमिट होता है नेक्स्ट जनरेशन में. दैट्स वाई जो वेरिएशन होता है नेक्स्ट जनरेशन के कैरेक्टर में कुछ चेंजेस आते हैं फ्रॉम कंपेयरिंग टू ओल्ड जनरेशन कैरेक्टर. ओके. देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है डू लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एग्जैक्ट कॉपी देमसेल्फ. ये हमारा सेकेंड टॉपिक है. डू लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ. क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस कर सकते हैं? देखते हैं कैसे. डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं. डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल भी है जिससे हेरिडिटरी कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फ्रॉम पेरेंट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन और न्यू वन बाय बर्थ. तो ये जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है हमारा ये सेल में प्रेजेंट रहते हैं और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट रहते हैं. तो यही डीएनए मॉलिक्यूल जो सेल में प्रेजेंट रहते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए
वही ये कैरेक्टर्स ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. देन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द blueprints of the structure and function of that organism. तो यही जेनेटिक मटेरियल और डीएनए मॉलिक्यूल्स ब्लूप्रिंट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. नाइट्रोजन बेस sequence of the DNA are the information sources of all the structure, function and organization of all the living organism. जो नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस होता है डीएनए का, वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है, किसी भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन कैरी करता है वो, और वही इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली और ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफ़र करता है नेक्स्ट जनरेशन में और न्यू जनरेशन में. द डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस वर्किंग कॉपी इन द फॉर्म ऑफ आरएनएज to control various structure and function of the cells. तो यही डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? वर्किंग कॉपी प्रोड्यूस करते हैं आरएनए की. और आरएनए क्या कंट्रोल करता है? वेरियस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल को वो कंट्रोल करता है आरएनए. These RNAs guide the synthesis of all the proteins, enzymes and other biomolecules. और यही RNA सेल्स को कंट्रोल करने के साथ साथ जितने भी हमारे बॉडी में सेल्स के एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं एंड सम अदर बायोमोलिक्यूल्स में हमारे फैट आ जाएंगे, विटामिन्स आ जाएंगे, और जितने भी बायोकेमिकल से रिलेटेड ये केमिकल हैं उन सभी के कंट्रोल आरएनए के हाथ में हो रहता है. बट व्हेन अ सेल इज टू डिवाइड, इट डीएनए मॉलिक्यूल डुप्लीकेट एंड रिप्लिकेट. बट जब सेल डिवीज़न होता है तो डीएनए मॉलिक्यूल्स डुप्लीकेट भी होते हैं और रिप्लिकेट भी होते हैं. ओके, जैसे सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न में ये 5 फेजेस रहती हैं जिसमें सेल मैच्योर स्टेज पे पहुंच जाता है. और सेल डिवीज़न क्यों होता है? फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी और जनरेट द न्यू वन. तभी ये सेल्स का डुप्लीकेशन एंड रिप्लिकेशन होता है एंड यही सेल्स डिवाइड होते हैं. नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डीएनए प्रेजेंट इन द क्रोमेटिक थ्रेड. डीएनए कहाँ प्रेजेंट में होता है? क्रोमेटिन थ्रेड में पाया जाता है ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ द सेल ऑर्गेनाइज्ड इनटू रॉड शेप क्रोमोसोम. क्रोमोसोम हमारा रॉड शेप में फाउंडेबल मिलता है सेल में, और डीएनए क्रोमेटिन थ्रेड में, क्रोमोसोम में ही क्रोमेटिन थ्रेड पाए जाते हैं और क्रोमेटिन थ्रेड हमारे न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और उसी क्रोमेटिन थ्रेड में डीएनए प्रेजेंट रहता है. ओके, देन क्रोमोसोम जो होता है वो रॉड शेप में पाया जाता है ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ सेल डिवीज़न. डीएनए डुप्लीकेशन एंड replication. The two copies produced remains attached with each other and form two chromatids of each chromosome. Simultaneously, other cellular machinery also grows. At the time of cell division, each chromosome divided into two sister chromosomes, which passes into the different daughter cell along with chromosome. Other cellular machinery is also divided into two daughter cell.
तो देखिए पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल फॉर्म करती है एज द स्टेज ऑफ माइटोटिक। तो सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न की स्टेज आती है, देन क्रोमोसोम डिवाइड्स होते हैं 2 डॉटर सेल कह लीजिए या फिर सिस्टर डॉटर सेल कह लीजिए, बोथ आर सेम। सिस्टर क्रोमोसोम भी कहते हैं यहाँ पे, और सिस्टर क्रोमोसोम 2 डिफरेंट डॉटर सेल में डिवाइड होता है। ओके फर्स्ट यहाँ पे फिर से देख लीजिए, ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ सेल डिवीज़न की जब स्टेज आती है तो ये सेल के क्रोमोसोम जो होते हैं वो 2 सिस्टर्स क्रोमोसोम में डिवाइड होते हैं, और यही 2 सिस्टर क्रोमोसोम डिवाइड्स होते हैं 2 डिफरेंट डॉटर सेल में। तो इससे ही 2 डॉटर सेल फॉर्म होती है माइटोटिकली। इन दिस वे द 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस ड्यू टू द सेल डिवीज़न। तो एट लास्ट हमें क्या मिलता है, 2 डॉटर सेल मिलती है ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ सेल डिवीज़न। सो नॉर्मली बाय रिप्लिकेशन it is not always possible during DNA duplication. A large number of biomolecule steps are involved. At any steps, make a mistake can be committed. It results in the form of a daughter DNA copy different from the parent. जब ये डुप्लीकेशन होता है, सेल डिवाइड होते हैं, तो डीएनए जब डुप्लीकेट होते हैं ट्रांसमिट करते हैं कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर सेल। देन ये जो लार्ज नंबर में स्टेप्स फॉर्म होते हैं बायोमोलिक्यूल्स के, इनके स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं लार्ज नंबर में। एज अ रिजल्ट formation of daughter cell DNA copy are repeated. When these 2 daughter DNA copies are distributed in 2 daughter cells, they may produce different result. अब ये जो 2 डॉटर सेल फॉर्म हुई हैं सेल डिवीज़न के थ्रू फ्रॉम पेरेंट, तो इनमें डिफरेंट कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं, लेकिन वो कैरेक्टर्स कुछ इन्वायरमेंटली भी होते हैं, कुछ पेरेंट से भी ट्रांसमिट होते हैं वो कैरेक्टर थ्रू द जेनेटिक मटेरियल। देन नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, दीज जेनेटिक चेंजेस आर कॉल्ड म्यूटेशन। द डिफरेंस दैट अपीयर इन द डॉटर सेल्स, hence the living organism are called variation sometime. तो हम लोगों ने 2 यहाँ पे मीनिंग पढ़ी, एक म्यूटेशन एंड वेरिएशन। तो म्यूटेशन कैसा प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक चेंजेस आए उस डॉटर सेल में, उसे क्या कहेंगे, म्यूटेशन कहेंगे। और जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हों, उस डॉटर सेल में अपीयर होने लगे, उस डॉटर सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, देन उसे क्या कहेंगे, वेरिएशन कहेंगे। ओके देन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। समटाइम दीज वेरिएशन आर ऑल्सो टेस्टिक दैट द प्रोजेंसी produced may not survive, but if the young one produced survive, they will be different from the parent. This inbuilt tendency of variation produced during reproduction is the basic of evolution. तो ये जो वेरिएशन क्रिएट होता है फ्रॉम पेरेंट जनरेशन टू डॉटर सेल, पेरेंट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो ये जो वेरिएशन क्रिएट होता है ये अनबिल्ट टेंडेंसी है ऑफ वेरिएशन
बाय द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जो टेंडेंसी होती है अनबिल्ट में, उसी को वेरिएशन कहते हैं। जो डिफरेंट कैरेक्टर्स फॉर्म होते हैं, कुछ पेरेंटली होते हैं कैरेक्टर और कुछ एनवायरमेंटली होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इन शॉर्ट the young one produced by living organism may not be exact copy of these parent। तो पेरेंट टू डॉटर सेल एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं ट्रांसमिट होती है पेरेंट के जैसे, उस और लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंजेस आ ही जाते हैं थ्रू दिस जेनेटिक मटेरियल। Okay, next topic, the importance of variation. The constancy of DNA copying during reproduction is important for the maintenance of body design and feature that allow the organism to use that particular nick. Reproduction is therefore linked to the stability of पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। तो वेरिएशन क्यों इम्पॉर्टेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए? एकदम एग्जैक्ट कॉपी तो न्यू वन जनरेट नहीं होते हैं थ्रू द पेरेंट जनरेशन, लेकिन डीएनए कॉपिंग रिप्रोड्यूस करती है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिज़ाइन एंड फीचर ऑल्सो। डीएनए कॉपी और वेरिएशन डेवलप करती है, वेरिएशन का यही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये डेवलप करती हैं। जैसे पेरेंट के जो करेक्टर हैं वही चाइल्ड के भी करेक्टर को, बॉडी डिज़ाइंस हो गए हैं, आइज कलर हो गए हैं, उनके हेयर कलर, उनके कुछ बिहेवियर उनसे मैच करेंगे। यही इम्पॉर्टेंट फीचर है वेरिएशन के। Reproduction is therefore linked to the stability of population of species. Every population of living organism is adapted to live, feed and prosper in a particular ecological space of its operation called niche. The environmental conditions never remain constant. These changes in environment also cause change in the niche of population. Change in a niche may result in a elimination of a population using the niche. However, variation in some member of a population may enable them to survive, multiply and large form of population equal to the previous one. तो ये सब जो इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड पेरेंट चेंजेस आते हैं, जो वेरिएशन हो बॉडी में पाए जाते हैं कैरेक्टर्स, तो कुछ कैरेक्टर्स इन्वायरमेंटल के साथ साथ एटमॉस्फेयर में भी एलिमिनेट हो जाते हैं। ये इन्वायरमेंटल और एटमॉस्फेरिक इफेक्ट होता है जो बॉडी को चेंज करता है, बॉडी के जो बिहेवियर है, शेप और साइज को भी चेंज करता है। देन नेक्स्ट, despite the use of so many insecticides, the insects have not been wiped out. Whenever the insecticide is used, most of the insects dead, but a few insects survive due to the appearance of some suitable variation. फॉर एग्ज़ाम्पल में हम लोग देख लें, हम लोग इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं फील्ड में फॉर किलिंग द इंसेक्ट और बग, ये जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं क्रॉप को, उसी पर्पस के लिए, उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए
हम लोग इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं जब फील्ड में हम लोग इसे थ्रो करते हैं। तो कुछ इंसेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ थ्रोइंग द फील्ड ऑफ इंसेक्टिसाइड, तो ये बग और इंसेक्ट डाइड हो जाते हैं उसी फील्ड में। और कुछ इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म तब भी सरवाइव करते हैं उसी फील्ड में, उसी इंसेक्टिसाइड के साथ, वो नहीं मरते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसी अपीयरेंस तभी आती है, वो सरवाइव तभी कर पाते हैं जब उनके बॉडी में कुछ चेंजेस, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं, तभी उन पे ये इंसेक्टिसाइड, ये हार्मफुल इंसेक्टिसाइड का भी यूज़ इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, यूज़ करने से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता इंसेक्ट की बॉडी पे। ओके और वो इजीली सरवाइव कर लेते हैं इंसेक्टिसाइड के साथ भी उस फील्ड में। द सर्वाइविंग इंसेक्ट्स मल्टीप्लाई द ग्रोथ इन नंबर। और यही जो कैरेक्टर हैं इंसेक्ट के, जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं न्यू वन को, तो इनके कैरेक्टर दूसरे इंसेक्ट में, न्यू जनरेशन ऑफ इंसेक्ट में ट्रांसमिट होते हैं और यही कैरेक्टर वेरिएशन होते चले जाते हैं। सिमिलरली अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं बैक्टीरिया में। सिमिलरली बैक्टीरिया occurring in tempered water with diet. Due to the rise in temperature, bacteria will die. But in some condition, however, some bacteria may develop variation, making them resistant to heat. जैसे यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल लिया गया है बैक्टीरिया क्या, वो टेम्परेट वाटर में सरवाइव नहीं कर पाती बैक्टीरिया। अगर वाटर का टेम्परेचर बहुत हाई हो, हॉट हो, वाटर बहुत ही ज़्यादा हीट हो, तो वो बैक्टीरिया वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाती हैं। बट इन सम कंडीशन, जो न्यू जनरेशन आई बैक्टीरिया की, वो हीटनेस के साथ वहाँ पे अकर कर जाती हैं, वहीं पे सरवाइव कर जाती हैं, रेजिस्टेंट हो जाती हैं वहीं पे, ड्यू टू द वेरिएशन। In this way, variations help living organism to adopt themselves to changes in environmental condition. तो ये वेरिएशन क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन को एक्वायर्ड कर सकें, उस चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकें, अपनी बॉडी में चेंजेस ला सकें, उसी के जैसे एटमॉस्फेयर है उसी तरीके से हम लोग उसी एटमॉस्फेयर में ढल जाएं, अपने बॉडी शेप और साइज़ को चेंज कर सकें, उस एटमॉस्फेयर में ढलने की कोशिश करें। तो ये वेरिएशंस के ही थ्रू ये पॉसिबल हो सकता है। इन दिस वे वेरिएशन हेल्प इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट देमसेल्फ टू चेंज इन एनवायरनमेंट एंड स्पीसीज टू सर्वाइव ओवर टाइम। ओके, आवर नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है, ये आपका थर्ड टॉपिक है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या मोड है रिप्रोडक्शन के? तो ये मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में मेनली हमें यही पढ़ना है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ और मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम यहाँ मोड पढ़ेंगे। organisms of different species do not reproduce इन सिमिलर वे। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर ऑर्गेनिज्म में हमारा प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी और ह्यूमन बॉडी सब आएगा। तो ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है और लिविंग थिंग है, इनकी स्पीसीज सिमिलर रिप्रोडक्शन नहीं होती है। ठीक है, जैसे पेरेंट बॉडी है, फिर प्लांट बॉडी की ही हम पेरेंट बॉडी ले लेते हैं, ठीक है, या फिर किसी ह्यूमन की ही पेरेंट बॉडी ले लेते हैं। तो ये जो चेंजेस मैंने बताया, करेक्टर जो चेंज होते हैं थ्रू द जेनेटिक मटेरियल, इन्हीं से सभी करेक्टर ट्रांसमिट होते हैं, कुछ इन्वायरमेंटली भी और कुछ जेनेटिक करेक्टर भी ट्रांसमिट होते हैं थ्रू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द बॉडी और चाइल्ड बॉडी।
तो ये जो वेरिएशन क्रिएट होते हैं, चेंजेस आते हैं, जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, एटमॉस्फेयर वहाँ का चेंज होता है, वैसे ही ये बॉडी में भी कुछ चेंजेस आते हैं, न्यू कैरेक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं उनके बॉडी में, अकर कर जाते हैं। दैट्स वाई ये ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्पीसीज रिप्रोड्यूस करते हैं और सिमिलर वे में नहीं रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है, सम हैज़ आउट द fertilized egg like chicken and lizard. Some are born from their mothers like kitten, puppies and human babies. Some grow out of the parent body or its parts such as hydra, yeast or onion, and some other just split into two more, giving rise to many individuals such as amoeba and many bacteria. तो देखिए यहाँ पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बहुत टाइप्स बताए गए हैं। जैसे लिजर्ड और चिकन में ले ले तो अपने वो फर्टिलाइज एग को हैज करती हैं, तो उसमें से न्यू वन जनरेशन क्रिएट होता है, न्यू वन फॉर्म होता है। एंड किटन एंड पपीज़ एंड ह्यूमन बेबीज़, इनकी बर्थ होती है, इनकी न्यू वन की बर्थ होती है ऑफ देयर मदर। सम ग्रोथ आउट, कुछ पेरेंट बॉडी ऐसे भी होते हैं जो अपने ही किसी पार्ट को डेवलप करते हैं और वही जो पार्ट उनका डेवलप हुआ है वो ब्रोकन डाउन होकर नीचे सरफेस पे गिर जाएगा और वो अपनी जनरेशन को अपने डेवलप करेगा अपनी बॉडी को, और वो जनरेशन उसका रीजनरेशन कहलाएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रा क्या करता है, वो पहले ही अपने ही बॉडी पार्ट्स में बड क्रिएट करता है और वही बड जब डेवलप हो जाता है तो फॉलन डाउन हो जाता है, मतलब वो कट करके नीचे गिर जाता है और वो अपने न्यू पेरेंट बॉडी बन जाता है। ऐसे ऑनियन हो गया है, ईस्ट हो गया है एंड हाइड्रा हो गया है। एंड नेक्स्ट मेथड ले लेते हैं स्प्लिटेंस की। तो स्प्लिटेंस में जैसे अमीबा की जो पेरेंट बॉडी होती है वो एलोंगेटेड होके डिवाइड हो जाती है, फिर 2 डॉटर सेल फॉर्म करती है। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, दीज डिफरेंट method of reproduction can be divided into the following 2 types. फर्स्ट है asexual and सेकेंड है sexual reproduction. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये टाइप्स है रिप्रोडक्शन के। नेक्स्ट टॉपिक है ये asexual reproduction। तो पहले हम लोग इसकी डिफिनेशन देखेंगे, देन इसके इम्पोर्टेंस फीचर्स देखेंगे और एसेक्सुअल के ही टाइप्स देखेंगे हम लोग। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसकी डिफिनेशन से। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट होता है जिसमें न्यू जनरेशन तो फॉर्म होती है लेकिन पेरेंट बॉडी से ही, पेरेंट सिंगल बॉडी से फॉर्म होता है। इसमें कोई भी फ्यूज़न ऑफ गैमेट और फॉर्मेशन नहीं होता है, ये इंडिविजुअली न्यू जनरेशन को क्रिएट करते हैं। ओके, देन इसके बेसिक फीचर देखेंगे, इसी का ही फर्स्ट पॉइंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही फर्स्ट पॉइंट है बेसिक फीचर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इसके फीचर्स दिए गए हैं और इम्पोर्टेंस भी कह सकते हैं हम। इट इन्वॉल्व अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल ही ऑर्गेनिज्म की अलाउवेंस रहती है। अब सेकंड देखिए, ऑल द सेल डिवीजन ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड आइदर माइटोटिक एंड एमाइटोटिक। तो देखिए जो सेल डिवीज़न होता है सेक्सुअल में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो ये माइटोटिक ही डिवाइड होते हैं। माइटोटिक और एमाइटोटिक बोथ आर सेम। तो माइटोटिक में हमेशा ये जो पेरेंट बॉडी रहती है 2 डॉटर सेल फॉर्म करती है, हमेशा 2 डॉटर सेल फॉर्म करती है माइटोटिक डिवीज़न में, माइटोटिक डिवीज़न ऑफ सेल।
ओके, एंड मियोसिस में 4 डॉटर सेल फॉर्म होती हैं, एट लास्ट वो 4 डॉटर सेल फॉर्म होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देती हूँ अमीबा, अमीबा में भी 2 डॉटर सेल एट लास्ट फॉर्म होती है। फिर थर्ड पॉइंट में देखिए, देयर इज़ नो गैमेट फॉर्मेशन, हैंस देयर इज़ नो फर्टिलाइजेशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती है, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट नहीं होती है, सिर्फ मतलब इसमें कोई भी फर्टिलाइजेशन की स्टेज आती ही नहीं है। फिर नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में, द यंग वन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट एंड आर नोन एज क्लोन, देयर आर नो वेरिएशन। तो न्यू वन जब क्रिएशन होता है, जब न्यू वन क्रिएट होता है, इनकी न्यू जनरेशन आती है फ्रॉम द पेरेंट, थ्रू द पेरेंट, तो वो उनका जो न्यू जनरेशन है वो बिल्कुल आइडेंटिकल सेट होगा, अपने पेरेंट्स से बिल्कुल क्लोन मैच करेगा। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लोन। और इसमें कोई भी इन्वायरमेंटल करेक्टर नहीं पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मीन्स इसमें कोई भी देयर आर नो वेरिएशंस। एंड फिफ्थ पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इज रैपिड एंड नॉर्मस, और इसमें जो सेल डिवीज़न है उसका मल्टीप्लाई होता ही जाता है। ठीक है, इनका जो जनरेशन फॉर्मेशन है वो कैरेट होता ही जाता है, मल्टीप्लाई होता ही जाता है। ओके, तो यहाँ पे इसी के सेकंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड पॉइंट देखेंगे, टाइप्स ऑफ asexual reproduction. So there are 6 type of asexual reproduction. First is binary fission. Second is budding. Third is spore formation. Fourth is regeneration. Fifth is fermentation. Sixth is vegetative propagation. फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं फिजन। व्हाट इज फिजन, पहले इसकी डिफिनेशन देखेंगे, देन इट्स के टाइप्स। डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड फिजन। तो फिजन कैसा प्रोसेस होता है, जब पेरेंट बॉडी ही डिवाइड हो और न्यू इंडिविजुअल डॉटर सेल फॉर्म करे, तो उसे क्या कहते हैं, फिजन का प्रोसेस कहते हैं, फिजन रिप्रोडक्शन इसे कहते हैं। अब देखिए फिजन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। इट इज़ फेदर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट है बाइनरी फिजन और सेकंड है यहाँ पे मल्टीपल फिजन। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं और क्लासेस में। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।